नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार प्रतिभाओं से भरा है और यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग बहुत सारे नाम कमा रहे हैं, देश विदेश तमाम जगहों पे। उसी कड़ी में चूँकि हम दरभंगा में हैं और दरभंगा में मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग के लिए विख्यात माना जाता है, तो उस क्रम में हम मौजूद हैं दरभंगा में और आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग यानी मिथिला पेंटिंग को एक अलग आयाम दिया है, अलग जगह है। ललिता जी, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया बोलने के लिए। एक सवाल सबसे अहम ये होता है कि मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला पेंटिंग ही क्यों आपने चूज किया? क्योंकि बहुत तरह का स्ट्रीम की पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है और भी अलग अलग तरह की, उसमें ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, तो आपने मिथिला पेंटिंग को ही अपना क्यों स्पेशलिटी बनाया? क्योंकि ये हमारी संस्कृति से बिलोंग करती है, तो इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी लोक कलाएँ ऐसी है कि लुप्त हो चुकी है, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों के बीच में लाना चाहिए। और इसीलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने शुरू की, लोगों को सिखाया इसको। और कुछ फॉरेन से भी कुछ लोग थे, कुछ इंडिया से थे, इस तरह से कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी मैंने किया था। तो कुछ वर्कशॉप में मुझे बुलाया गया था ये सब के लिए, तो मैंने वहाँ पे सिखाया और बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड थे वहाँ पे। और फिर वो लोग इंटरेस्ट से सुने और बहुत कुछ सीखा उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के बारे में। और अभी आपने कहा कि हमने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी विरासत को लोगों के बीच में ले जाने के लिए ये चीज़ें शुरू की। चूँकि आज की जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इन लोक कलाओं से बिगड़ा हो रही है, अलग होती जा रही है, उनको कैसे अपने लोक कलाओं से जोड़े, कैसे उनको रास्ते पर लाएं? उन्हें हमारे जो पूर्वज ये सब चीज़ें बनाते थे, जो लोक कला जो है उसे उन्होंने आगे बढ़ाया, तो हम भी वही सोचे कि हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। बच्चे को, आगे का जो जनरेशन है, उन्हें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए। और इसको हम उन्हें जब तक जानकारी देंगे नहीं, उन्हें समझ आएगी नहीं समझेंगे बच्चे। तो इसको बचाने के उनको ये सब की जानकारी, इसके बारे में सब कुछ बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कोशिश भी किए कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू कर दिया, तो फिर बहुत सारे लोग जुड़े और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया कि कैसे इसको संभालना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो वो लोग इंटरेस्टेड हैं, बना भी रही है, कर भी रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जब तक हम किसी के सामने नहीं लाएंगे अपने लोक कला को, तो ये आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को हम इस तरह से लोगों के सामने में रख के इसे आगे बढ़ाएं। और चूँकि कोई भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो पेंटिंग्स की बात होती है, तो दूसरे स्ट्रीम की जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी महंगी बिक रही हैं और मार्केट में उनकी डिमांड अच्छी है, लोग अच्छे प्राइस देते हैं। लेकिन इसकी हमेशा शिकायत रहती है कि जो मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, इसमें जो मेहनत होता है, उसकी बारीकियों के पर जो काम होता है, उसके अनुसार मेहनताना नहीं मिलता, उसकी प्राइसेस नहीं मिलती। ये ऐसा क्यों होता है और इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है? ये जनरली मिथिला रीजन में, मीन्स कि दरभंगा और ये मधुबनी, नेपाल में भी कुछ जगह हैं जो वहाँ पे किया जाता है मधुबनी पेंटिंग। तो ये सब जगह में ज़्यादा ये प्राइस नहीं मिलता है, क्योंकि हर घर में ये चीज़ होता है, सब लोग बनाते हैं और सबको जब आता है तो वो क्यों चाहेंगे कि इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए इसको आगे ज़्यादा प्राइस अगर मिलती है तो ये आप आउट ऑफ टाउन जाइए, मीन्स कि यहाँ बिहार से थोड़ा बाहर निकलिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब में अच्छा खासा मतलब इसका प्राइस मिलता है। और सबसे ज़्यादा इसका डिमांड वहाँ पे है, फॉरेन कंट्री में है, वो लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और इसका बारीकी भी बहुत रहता है, इसमें बारीकी से बहुत काम होता है, तो इसीलिए फ़ॉरेन में ज़्यादा डिमांड है और दिल्ली, मुंबई, ये सब में भी ज़्यादा डिमांड है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि मधुबनी पेंटिंग नाम है या मिथिला पेंटिंग? क्योंकि नाम को लेके हमेशा कन्फ्यूज़न रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे मिथिला पेंटिंग कहते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअल में? ये मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग कहा जाता है, क्योंकि मिथिला रीजन से है और फिर मधुबनी में भी किया जाता है, तो इसीलिए ये दोनों नाम से इसको बुलाया जाता है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि मधुबनी पेंटिंग ही
इसको सिर्फ कहा जाए। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग हम दोनों कह सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे मिथिला रीजन जो हुआ वहाँ पे ये चीज़ किया जाता है, मेन यही है। फिर मधुबनी में भी इसको किया जाता है, तो दरभंगा, मधुबनी, जनकपुर ये सब में किया जाता है, तो इसीलिए एक और अहम सवाल है कि जैसे हमने देखा है कि जो मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, इसका जो तरीका है, जो आर्ट है, वो कुछ काफ़ी हद तक पौराणिक लगती है, पुराने ज़माने की, क्योंकि इसमें जो फेस होता है या फिर और तमाम जो चीज़ आकृतियाँ उकेरी जाती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या मेन जैसे अगर पेड़ ही बनाना हो तो नॉर्मल पेड़ ना हो करके कुछ अलग तरीके का होता है, तो उसके लिए क्या कैसे डिसाइड होता है और किस तरह की इसमें चीज़ें यूज होती कि जब शुरुआत हुई तब घर के आंगन में, घर के दीवारों पे ये सब बनाया जाता था मधुबनी पेंटिंग। और तब खास करके कोई ओकेज़न होता था, जैसे कि शादी हुई और उपनयन हुआ, ये सब में बनाया जाता था। तो स्पेशली जो जब शादी के टाइम में जो एक कमरा होता था, जो कोहबर रूम कहा जाता था, उस पे खास करके बनाया जाता था कोहबर ये सब। तो इस तरह से बहुत पेंटिंग बनाया जाता था उसमें, जैसे नैना जोगिन हुआ, ये सब जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो सब तरह के पेंटिंग इसमें किया जाता था। है? शुरुआत कैसे हुई और आगे कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ? मधुबनी पेंटिंग पहले घर के दीवारों पे और आंगन में बनाया जाता था, और स्पेशल जो कोई ओकेज़न होता था, जैसे कि शादी हुई, उपनयन हुआ, ये सब में बनाया जाता था घर को डेकोरेटिव करने के लिए। और कुछ पर्पस भी थे कि जैसे कोवर रूम में बनाया जाता था, उसका कुछ रीज़न रहता था जो क्यों बनाना चाहिए उसमें, तो स्पेशली ब्राइड और ग्रूम के लिए बनाया जाता था। और इस तरह के बहुत सारे रीज़न हैं। तो धीरे धीरे करके अब ये पेपर पे भी आया और इसमें परफेक्शन भी आया बनाने में। और पहले जैसे कुछ नेचुरल कलर से, फूल से, पत्तियों से कलर लिया जाता था, पतली टहनी से इसको बनाया जाता था, और जैसे मैच स्टिक हुआ उससे भी बनाया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ से बनाया जाता था। अब ये चीज़ पेपर पे जब से आया तब ब्रश, पेंसिल, पेन, ये सब से बनाने लोग शुरू किए, और धीरे धीरे करके ये कपड़ों पे, साड़ी पे, ये सब पे बनाना शुरू हुआ। और इसका फिर डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगा इसका, और लोग पसंद करते हैं इसको, और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व भी रहते हैं, और अच्छा खासा इसमें प्राइस भी मिल जाता है। अगर आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ इंडिया तो ज़्यादा ही अच्छा प्राइस मिलता है इसमें। अभी की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो फिर से मधुबनी पेंटिंग की उससे जुड़े और इनको और आगे की तरफ ले जाएं? उनको यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देना ज़रूरी है, आजकल के जो भी युवा हैं, और अपनी विरासत को किस तरह से बचाया जाए, संस्कृति को किस तरह से बचाया जाए इस पेंटिंग के लिए स्पेशली। तो उसको ये सब जानकारी देने के बाद फिर उन लोगों को सिखाना ज़रूरी है कि किस तरह से ये होता है, कहाँ से शुरुआत हुई, सब कुछ डिटेल बता के फिर उसको ये सब का प्रैक्टिस कराना ज़रूरी है, फिर लोगों के बीच में लाना ज़रूरी है। तो इस तरह से वो लोग जब धीरे धीरे करेंगे पेपर्स पे, सब कुछ पे, फिर उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो वो लोग अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें ये चीज़ करना चाहिए। तो और फिर अच्छा खासा जब डिमांड बाहर से आती है तो फिर उन्हें पसंद होता है, तो फिर बच्चे भी आजकल इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि अच्छा खासा मिल रहा है इसमें। तो ये सब चीज़ें इस तरह से धीरे धीरे कर सकते हैं शुरुआत, उनके सामने ये सब चीज़ ला के उसके बारे में डिटेल में बता के कैसे। तो चूँकि आज हम बात कर रहे थे मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग पर, और कैसे उसकी शुरुआत होती है और कैसे इसको लोगों में पहुंचाया जाए, जागरूक कैसे किया जाए, ये तमाम चीज़ें। चूँकि लोक कला है और लोक कला को बढ़ावा देना ज़रूरी होता है, हमारे भारतीय संस्कृति को और प्रगाढ़ बनाती है चीज़ें। चूँकि हमारे साथ थी ललिता दास जो कि मधुबनी पेंटिंग पर काम कर रही हैं, और हम ऐसे बिहार झारखंड के तमाम जगहों से अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर के आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।